मित्रों, सबको नमस्कार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आइए फिर एक बार आप लोगों को अपने कॉलेज यूट्यूब चैनल SRBGNR GDC ये KMM लैंग्वेजेस 2 चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज निर्धारित कहानी है पार्ट 2। आज निर्धारित कहानी आपके लिए पार्ट 2 ऑफ पर्दा, यशपाल की कहानी पर्दा, ये भाग 2 आज आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम सीधा उस पार्ट का सारांश पर पहुंचेंगे और कहानीकार यशपाल का संक्षिप्त परिचय देखेंगे और कहानीकार यशपाल की प्रसिद्ध कहानियां, प्रसिद्ध उपन्यास, इन सब पर ध्यान देंगे और कहानी से संबंधित प्रमुख पात्र और उसमें चरित्र चित्रण, इन पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो आइए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पीपीटी बनाया था, तो उस पीपीटी पर हम सीधा चलते हैं। अभी मैं उसे शेयर करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यस, देख लीजिए, कुल मिलाकर यहाँ पर 14 स्लाइड्स आपके लिए तैयार किया गया है। यस, क्या इसे मैं अभी थोड़ा बढ़ाने जा रहा हूं। यस, यस, यह मामूली चीज है, मामूली बात है। इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप लोग इसे याद कर सके। तो सत्र, सेमेस्टर के लिए हिंदी में हम सत्र बोलते हैं। ओके, सत्र 1। और आप लोग इसमें इस ग्रुप में बीए वाले, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सबके लिए एक समान है, एक कॉमन कोर। ओके, आप सब लोग हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं। तो आपके लिए ये पाठ्यक्रम, हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। इसका नाम गद्य दर्पण और कथा सिंधु। फर्स्ट सेमेस्टर में गद्य दर्पण और कथा सिंधु ये पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कथा सिंधु नॉन डिटेल है और गद्य दर्पण उसके अंतर्गत निबंध, ये टेक्स्ट बुक के रूप में गद्य प्रोज से संबंधित कुछ निबंध आएंगे। तो कथा सिंधु इसके अंतर्गत अब तक हम लोग छोटा जादूगर देख चुके थे और प्रायचित की कहानी देख चुके थे और उसके बाद थोड़ा याद कर सकते हैं आप लोग, प्रायचित भी देखे थे, छोटा जादूगर भी देखे थे और सप्तखती भी देखे थे और चीफ की दावत भी देखा गया था। और कल हम पर्दा नामक कहानी यशपाल के द्वारा लिखी हुई है, इसका भाग 1 देख चुके थे। अब हम पर्दा, यशपाल की कहानी पर्दा भाग 2 यह देखने जा रहे हैं। आइए इस पाठ को आपके लिए प्रस्तुत करने वाला मैं ए सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनमस कॉलेज। आप लोग वॉच करने के लिए इन पीपीटीओ को या वीडियो लेसन को SRBGNR GDC ये
KMM लैंग्वेजेस 2 या मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल सांब शिवराव अथोटा, इस पर आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं। अगले स्लाइड में ये पर्दा यशपाल की कहानी भाग 2। ओके, कल भी हम लोगों ने याद किए थे कि यशपाल की इतने प्रसिद्ध कहानियां हैं, रोज एक कहानी पढ़ेंगे तो हमें इतना सामाजिक विषयों पर जानकारी मिल पाएगी कि और कहीं नहीं दुर्लभ है। जैसे एक है संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, वैसे भी यहाँ पर संडे हो या मंडे, रोज एक यशपाल की कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे या समझेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। देखिए यशपाल जी का संक्षिप्त परिचय। यशपाल जी का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म जो है, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के कांवड़ी जिले में हुआ। आप प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद की परंपरा और कल चीफ की दावत कहानी देखते समय में भी यशपाल के बारे में भी यही वाक्य देखे गए थे। यशपाल और भीष्म साहनी, यशपाल, ये सब प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाए थे। प्रेमचंद की परंपरा क्या है? वे समाज में यथार्थ घटनाओं को लेकर आदर्श को स्थापित करते हुए कहानी को समाप्त करते हैं। वैसे ही इस समाज को प्रगतिशील की ओर आगे ले जाना चाहते थे। इसलिए समाज में जो कुरीतियां है, जो आर्थिक विपन्नता है और जो असमानताएं हैं, जो स्त्री से संबंधित जो अचेतन जो है और अनमेल विवाह जो है, ओके, इन सब पर ध्यान दिया गया था। इसलिए ये लोग जो है प्रेमचंद की अपनी विशेषता है। इसलिए प्रेमचंद के साथ इन सब लोगों को, यशपाल और भीष्म साहनी, इन सबको याद करना हमारे लिए बहुत सुखद की बात है। और उनकी शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा के बाद आप भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के पीछे वैसे बहुत सारे महान शहीद लोग या देशभक्त लोग शहीद हुए थे। उनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सब हमारे सामने याद आएंगे। तो वैसे ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में वैसे कुछ नरम दल है और गरम दल है। नरम और गरम, ओके। तो गरम दल को कहते हैं क्रांतिकारी, ओके। ये लोग कुछ प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित है, वैसे ही मार्क्सवाद सिद्धांत से प्रभावित है। इसलिए ये लोग क्रांति करने के लिए जल्दी तत्पर प्रकट किया करते थे। तो यहाँ पर अपने कहानीकार यशपाल जी भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा जैसे इन क्रांतिकारियों के संपर्क में गए थे। इसका परिणाम क्या हुआ आप लोग जानते हैं। इसके कारण वे जेल यात्रा, आप भारत की स्वतंत्रता में सक्रिय भाग लिए थे। केवल इनके साथ, इनके संपर्क में जाना नहीं, उनसे मिलना नहीं, उनके बारे में जानते हुए प्रोत्साहित होते रहना ही नहीं, वे सक्रिय भाग लिए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिए थे। उस टाइम पे वैसे कोई नहीं थे। किस टाइम पे? जब हम अपने पूर्वज भारतवासी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उस टाइम पे वैसे कोई नहीं थे। माने ये साहित्यकार या कुछ पढ़े लिखे या कुछ
पैसों से संबंधित या आम जनता, ऐसा कोई नहीं थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। ऐसा कोई नहीं थे जिन्होंने जेल नहीं गए थे। तो इसलिए उस टाइम पे सब लोग, भारत के सभी वासी उनके लिए यह गौरव चिन्ह के रूप में मानते थे। क्या है? जेल में जाना, माने भारत की या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना, नारा लगाना और जेल में जाना, ये सब उनके लिए गौरव की बात मानते थे। ओके, तो इसके कारण आप कई बार जेल गए थे। माने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण ब्रिटिश वाले क्या किए थे, बार बार जितने लोग एक्टिव रहते हैं उन लोगों को जेल में डाला करते थे। इसलिए यहाँ पर अपने लेखक यशपाल भी कई बार जेल गए थे। लंबी जेल यात्रा के बाद ही यशपाल मार्क्सवादी चिंतन की ओर झुके। लंबी जेल यात्रा, ओके, माने एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसा नहीं। जैसे महात्मा गांधी, ऐसे ये सारे लोग बहुत का, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग जो है ज्यादा समय तक अपने जीवन को जेल में बिताए थे। वैसे अपने यशपाल भी, क्योंकि लेखक है, उसमें क्रांतिकारी भावनाएं जरूर रहेंगे, देश के प्रति देशभक्ति भी रहेगा और संस्कृति के प्रति निष्ठा भी रहेगा, आस्था भी रहेगा। तो अपने संस्कृति परंपरा इसको नष्ट करते हुए नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो लोग आवाज जरूर उठाए थे। इसलिए उनको जेल में जाना पड़ा था। वहां से आने के बाद ही उनमें पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से मार्क्सवादी चिंतन की ओर झुके थे। आगे देखिए, यशपाल ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की आर्थिक विषमता का, शोषण तथा धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किए थे। देखिए, प्रेमचंद की परंपरा के लेखक इसलिए कहा गया था। प्रेमचंद अपने कहानियों में और उपन्यासों में भी भारतीय समाज में जो आर्थिक विषमता से गुजरे थे, जिनको आर्थिक विषमताओं को झेलना पड़ा था, उन्हीं घटनाओं को लिया करते थे। वैसे शोषक तथा धार्मिक रूढ़ियों को, शोषक को वे खुले रूप से विरोध किए थे, पूंजवाद को विरोध किए थे। ओके, वैसे ही धार्मिक रूढ़ी, धर्म के नाम पर जो रूढ़ी, जैसे आप लोग प्रायचित कहानी में देखे थे, ये अंधविश्वास है। ओके, यह रूढ़ी है, परंपरा है। बिल्ली को अचानक जाने अनजाने बिल्ली को मारना स्वाभाविक हो जाता है कभी कभी, तो अपने हाथों से बिल्ली की हत्या करना बहुत पाप माना गया। ये क्या है? ये रूढ़ी है, ये धार्मिक रूढ़ी है, इसलिए उन्हें प्रायचित करना पड़ा था। जहां तक कि घर में काम करने वाली नौकर भी यह जानती थी कि ये भी, यदि कभी बिल्ली की हत्या हो जाती है तो हमें प्रायचित करना। तो देखिए, ये धार्मिक रूढ़ियां जो है, ये परंपरा जो है, ये कट्टर या दुराचार जो है, कितने फैले हुए, हम कितने अंधविश्वास में डूब गए थे। तो इसलिए यहाँ पर यशपाल भी इन बातों को विरोध किए थे, जैसे प्रेमचंद ने किया था। आर्थिक विषमताओं का खंडन किए थे, विरोध किए थे। तो समाज की स्थापना की ओर ये अपने भारतीय समाज को ले जाना चाहते थे। वैसे शोषक वर्ग, शोषण शोषण करने वाले जो पूंजीपति लोग हैं और जो यजमान हैं, ओके, ये इन सबको ये विरोध किए थे। वैसे धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों को ये खंडन किए थे। यशपाल का विश्वास था कि पूंजवाद ही समाज में फैली अनेक बुराइयों की जड़ है। वे जेल से आने के बाद वे मार्क्सवाद से प्रभावित होकर पूर्ण रूप से मार्क्सवाद की ओर झुके थे। इसलिए ये मार्क्सवाद क्या है? ये साम्यवाद की तरह रहता है, ये साम्यवाद सिद्धांत का रूप रहता है, तो आचरण में इसे मार्क्सवाद कहा जाता है। तो ये पूंजवाद, पूंजवाद का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटलिज्म, कैपिटल, संपत्ति। ओके, तो कैपिटलिज्म के लिए एक बड़ा उदाहरण आज अमेरिका। ओके, प्राइवेटाइजेशन, ये ग्लोबल युग में सब लोग पूंजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओके,
कैपिटलिज्म, तेलुगु में बोलते हैं इसको साम्राज्यवाद। नहीं, नो नो नो, सॉरी सॉरी, इसको पूंजीवाद। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, इसके लिए सही शब्द प्रयोग में है, यूज कर रहे हैं। ओके, मैंने इन्वेस्ट करने वाले ज्यादातर, ओके, परिश्रम, ये इन्वेस्टमेंट लगाने वाले। ओके, भूस्वामी नो, राइट, इसको देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इनका मानना है पूंजी ही इस समाज में अनेक बुराइयों का के कारण बनते जा रहे हैं। उनका एकमात्र ये विश्वास है, पूंजी के कारण समाज में असमताएं फैल रही हैं, यही अनेक बुराइयों के कारण बनते जा रही हैं। इसलिए आप मार्क्सवादी चिंतन की ओर झुके थे। इसलिए एक लेखक का काम है, एक कहानीकार का काम है, एक उपन्यासकार का काम है कि इस समाज को सही दिशा दिखाए, इस समाज में रहने वाले नवयुवकों को सही दिशा पर ले चले। इसलिए जो भी कहानी या साहित्य पढ़ते हैं, उनके लिए यह जानकारी पहुंचना क्या जरूरी है। इसलिए वे मार्क्सवाद की चिंतन, मार्क्सवाद की आलोचना पर वे काम किया करते थे। इसलिए इसकी झलक जो है इनकी कहानियों में जरूर दिखाया गया। आपकी कहानियां समस्या प्रधान है। तो भारत में या भारतीय समाज में जो समस्याओं से, जिन समस्याओं से यहाँ की लोग गुजर रही है, ओके, अपने भारतीय समाज में रहने वाले सभी नागरिक या ज्यादातर आम जनता जिन जिन समस्याओं से गुजर रही है, उन समस्याओं को प्रधान घटना के रूप में, प्रधान या विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करके इन्होंने कहानी या उपन्यास लिखे थे। इसलिए अधिकांश कहानियां व्यक्ति संघर्ष को लेकर लिखी गई है। इनमें से अधिकांश कहानियों का नाम हम आगे देखेंगे। इनमें से ज्यादातर कहानियां जो है व्यक्ति संघर्ष, मतलब सेल्फ माने जो पर्सनल, ये सामूहिक नहीं रहकर एक व्यक्तिगत संघर्ष। माने इस संघर्ष में माने यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप यहाँ पर अपनी दुख को या अपनी पीड़ा को सबके साथ बांट नहीं पाए थे, अकेले ही संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सबके सब पढ़े लिखे नहीं हैं। उदाहरण के लिए यही कहानी, पर्दा कहानी को लेकर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर चौधरी पीर बख्श ही अकेले संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ओके, उनके घर में भी बीवी रहती है, माँ रहती है और बच्चे रहते हैं, और उनके रहने वाले बस्ती में भी अड़ोस पड़ोस में मौसी भी रहता है और 2-4 लोग भी रहते हैं। माने उन सब की माने एक सामूहिक रूप या संगठित होकर ये संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए माने एक व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए अधिकांश कहानियां यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आपकी कहानियों में चरित्रों का विकास आर्थिक संघर्ष और वर्ग चेतना के धरातल पर हुआ। आपके चरित्र यथार्थ हैं। देखिए, आपकी कहानियों में जिन कैरेक्टरों को आप डेवलप करते गए थे, इन सारी कैरेक्टर जो है आर्थिक संघर्ष माने ये फाइनेंशियल ट्रबल, ओके, फाइनेंशियल ट्रबल, धनम मूलम इदम जगत। सो इस संसार में सबके लिए धन ही मूल बात है। धन के बिना, पैसे के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही इस आधुनिक युग में इसका सारांश यही निकलता है। इसलिए यहाँ पर असमताएं फैली हुई है। तो मार्क्सवाद चिंतन के अनुसार यह कहा जाता है कि ये समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो इस आर्थिक
विषमताओं को दूर करना पड़ेगा, यह सार्वजनिक होना चाहिए, यही मानना है। इसलिए तो आर्थिक संघर्ष और वर्ग चेतना, जिस वर्ग में वे रहते हैं, जिस समाज में वे रहते हैं, वहां से उनकी चेतना हम देख सकते हैं। इसके आधार पर इन कैरेक्टरों का विकास या डेवलप किया हुआ दिखाई देता है। माने वे विषय वस्तु से इधर उधर नहीं हटते। विषय जो जिस विषय को वे लेते हैं उस विषय वस्तु से वे बाहर नहीं जाते, इधर उधर नहीं हटते, उसी विषय पर मध्य नजर रखते हुए वे आगे बढ़ते। इसलिए आपके चरित्र यथार्थ है, इसलिए कि यथार्थ घटनाओं को लेकर, यथार्थ चरित्र को लेकर उन्होंने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किए थे। ये केवल चौधरी पीर बख्श ही नहीं, इसी को हर भारतवासी, उस समाज में उस टाइम के रहने वाले आज भी वैसे लोग हमें पाए जाते हैं। यदि नाम देना यहाँ कुछ अनिवार्य माना गया था, कहानी में एक ही नाम हमें सुनाई देता है, लेकिन यदि हम विस्तृत रूप से देखेंगे तो यह सबकी कहानी है, यह सबकी कहानी है। जिन जिन लोगों में, जिन जिन लोगों ने इन आर्थिक विषमताओं से या आर्थिक संघर्ष में पड़े हुए दिखाई देते हैं, यह कहानी उन सब लोगों की है। देखिए भाषा और पुरस्कार, यहाँ पर आपकी भाषा क्या है, माने आपकी कहानियों में, उपन्यासों में, निबंध में और जो आत्मकथा प्रस्तुत की थी, यात्रा वर्णन किए थे, आपकी इन रचनाओं में आपकी भाषा के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। भाषा, यशपाल की भाषा सरल है, सुबोध है, किंतु उसमें व्यंग्य प्रहार करने की क्षमता अद्भुत है। व्यंग्य प्रहार करने की मतलब माने बात सीधी रहती है, कभी कभी माने अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया जाता है। उनके पास एक पैसा भी नहीं है, अपने पीर बख्श के पास, चौधरी पीर बख्श के साथ, जहां तक कि छोटे बच्चों को दूध तक नहीं पिला पाता है। ओके, खाने के लिए एक रोटी भी नहीं दे पाता है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, लेकिन इन बातों को पर वे व्यंग्य करते हैं। मैंने वास्तविक चित्र को दृश्य को यहाँ पर चित्रित करने के लिए, मैंने खानदान की जो मर्यादा है, जो इज्जत है, खानदान के नाम पर वे अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो अवास्तविकता है। खानदान जब तक हमारे साथ रहेगी नहीं, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ओके, जब जिसके पास संपत्ति रहेगी वही, उनका ही खानदान, उनका ही नाम प्रसिद्ध होगा। ओके, यही इस समाज की यह विडंबना है। ओके, तो इसलिए अपने माने वैसी मानसिकता से, परंपरा की मानसिकता, ये फॉल्स प्रेस्टीज, कल हम लोगों ने देखे थे, जो कि झूठा प्रतिष्ठा, फॉल्स प्रेस्टीज पर रहने के लिए जो लोग तैयार होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर कहानीकार व्यंग्य माने क्रिटिसिज्म करते हुए, वास्तविक चित्र को प्रस्तुत करते हुए भी उस प्रकार रहने की जरूरत नहीं, यही कहानीकार का कहना है। ओके, कुछ लोग कैसे अपने खानदान के प्रति मोह के साथ रहते थे, उस मोह को भंग करना ही कहानीकार का उद्देश्य है। पुरस्कार, इतने बड़े श्रेष्ठ कहानीकार, निबंधकार को यहाँ भारत सरकार की ओर से उन्हें मान्यता मिली है। एक स्टैम्प, पोस्ट इंडिया भी उनके लिए एक स्टैम्प निकाली थी। इसलिए इसके साथ साथ उन्हें साहित्य अकादमी और भारत सरकार ने उन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण की पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पद्म भूषण पुरस्कार, ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भारत रत्न, ये सब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये उसके क्रम है। ओके, उसे ये अत्यंत उच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका
वसन जो है सन 1976 में आपका देहावसन हुआ था। ओके, उसके साथ साथ अगले देखेंगे। ये यशपाल जी क्या है, ये बहुमुखी प्रतिभा है, उनमें बहुमुखी प्रतिभा है, साहित्य के विविध प्रक्रिया है, उन सभी विधाओं में उन्होंने कुछ लिखने के लिए कोशिश की। वे कहानी भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे, निबंध भी लिखे थे, यात्रा वर्णन भी किए थे और आत्मकथा भी प्रस्तुत किए थे। इसलिए इन्हें आदि विधाओं पर आपके लेखनी चली थी। मैंने साहित्य में जितने भी विधाएं हैं, यहाँ पर कहानी एक विधा है, उपन्यास एक विधा है, निबंध है, यात्रा वर्णन है, आत्मकथा है, इन उपलब्धि पर, इस पर आपकी उपलब्धि है। आपकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत चिंगारी, उत्तराधिकारी और चित्र का शीर्षक। और एक बार देखिए, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत चिंगारी, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक। इसी को यहाँ पर इन किताबों का ये कवर पेज है। उनकी कहानी संग्रह, उनकी जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, उनके लिए जो पब्लिकेशंस है, जो किताब के रूप में जो प्रकाशित हुए थे, उनका यहाँ पर कुछ वैसे कवर पेज दिखाई दे। पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ओके, चित्र का शीर्षक, अगले और कुछ भी है। उत्तराधिकारी यहाँ पर इस प्रकार है, ये उत्तराधिकारी है। ओके, हमारे लिए क्या है, हमारे भारत ये मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, इसी पर यहाँ पर संघर्ष चलता है। और भस्मावृत चिंगारी, चिंगारी का मतलब होता है आग, कण, ओके, और भस्मावृत भस्म करने वाला। इसके बाद उनकी प्रसिद्ध उपन्यासों पर ध्यान देना होगा। उनके प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पर इस प्रकार है। दिव्या है, दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड। यहाँ पर ये ये पार्टी कामरेड, या थोड़ा स्पेस बनाना है, पार्टी कामरेड, जोटा सच, जोटा सच, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दादा कामरेड और दिव्या, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पे उसके लिए भी जोटा सच का कवर पेज ये अपने यशपाल है कहानीकार, और दादा कामरेड, कामरेड बोलते हैं जिसको, जिनमें मार्क्सवाद चिंतन विद्यमान रहता है, जो मार्क्सवाद अपने जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो इंकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, उसे कामरेड बोलते हैं। ओके, इसलिए दादा कामरेड एक उपन्यास है, दिव्या और एक उपन्यास है, और एक उपन्यास का नाम देशद्रोही। ओके, इस प्रकार उनकी कहानी संग्रह और उपन्यासों पर प्रकाश डाला गया। आप लोग विस्तार रूप से मिलेगा, उसको देख लीजिए। तो अभी हम कहानी से संबंधित है। पर्दा एक दर्द भरी कहानी है। पर्दा के बारे में यदि एक वाक्य में कहना है तो एक दर्द भरी कहानी है। ये दुख है, इसमें पीड़ा है, संघर्ष है। ओके, दर्द, दर्द का मतलब आप लोग जानते हैं। ओके, तो इस कहानी का सारांश यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे अपने शब्दों में। तो इस कहानी में देखेंगे तो हमें एक ही पात्र दिखाई देता है प्रमुख रूप से, और उसके आसपास में कभी कभी बस इसकी चर्चा होती है। क्या है, बिकनीरी मोची और वर्कशॉप के मजदूर और रमजानी धोबी, इन तीन पात्रों की जस्ट कहानीकार ने उसके बीच में लाते हैं, लेकिन उनके माने कोई वार्तालाप नहीं है। एक प्रमुख पात्र है चौधरी पीर बख्श, ये निम्न मध्यवर्गीय एक मुसलमान, निम्न मध्यवर्गीय मीन्स लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास बोलते हैं ना, ओके, लोअर मिडिल क्लास, इसलिए इसको लोअर मिडिल क्लास कहा गया।
मकान, एक मकान में रहते हैं, ये प्लेटफॉर्म में रहने वाला नहीं या फुटपाथ में रहने वाला नहीं, कहीं वैसे नहीं। घर तो किराए पर लिए हुए मकान है, उसे किराए दे रहे हैं, ये दूसरी बात है। किराए दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े है या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन कुछ माने इज्जत के लिए फॉल्स प्रेस्टेज के रूप में, क्योंकि वे शादी किए थे और बाल बच्चे भी हुई थी, बीवी है, माँ है, इसलिए किसी एक मकान में रहना पड़ा था, इसलिए। लेकिन उसकी आमदनी कुछ भी नहीं है, केवल वेतन माह में 12 रुपये, वो बहुत कम है। इसलिए निम्न वर्ग, वेरी लो इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास, एक मुसलमान परिवार से संबंधित है, एक अच्छे खानदान के लोग हैं। वैसा नहीं वे जन्मते, वे इनके पूर्वज जो है, वे जब वे छोटे थे, अपने पीर बख्श छोटे थे, वे बहुत अच्छे खानदान के लोग हैं, हवेली में रहा करते थे ये सब। और दूसरा पात्र आता है बबर अली का। बबर अली का ये पंजाबी खान थे, ओके, ऋणदाता। उस मोहल्ले में या उस बस्ती में सबको, यहाँ पर बिकनीरी मोची और वर्कशॉप के मजदूर, रमजानी धोबी और चौधरी पीरबख्श, ऐसे बहुत सारे लोगों को वे ऋण देने वाले थे, खर्च वसूल करते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। इसलिए वे पीर बख्श डरते हैं, कर्ज वसूल करने में वे बहुत बला मैंने इसकी मैं अदयनीय है, ओके, निर्दाक्षता पूर्वक, ओके, इसमें कोई ममता या अनुराग, कोई सेंटिमेंट नहीं है। पैसे उधार में लिए थे तो आपको किस्ती में जमा करना ये अनिवार्य समझते, मैंने किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए पैसे देते हैं मांगने पर कुछ गिरवे रखकर, लेकिन वसूल भी वैसे ही करते हैं। ओके, देखिए आगे बढ़ेंगे। तो इस कहानी से संबंधित यहाँ पर क्या शायद ये स्पेस नहीं बन पाया था। देखिए यहाँ इस कहानी से संबंधित 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है कभी भी। पर्दा कहानी का सारांश लिखिए, एक प्रकार का प्रश्न। दूसरा, चौधरी पीर बख्श का चरित्र चित्रण कीजिए, ये कुछ 4-5 मार्क्स के लिए दूसरा प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न के रूप में ये कहानी का सारांश प्रस्तुत करना होगा। तो अब हम देखते हैं तो इस कहानी का सारांश क्या है और पीर बख्श किस प्रकार के परिस्थिति से उसे गुजरना पड़ा था, देखेंगे। ओके, पर्दा, ये पर्दा का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं। पर्दा का मतलब तेलुगु में भी पर्दा बोलते हैं थे, अपने तेलंगाना में और आंध्र में भी पर्दा शब्द दिखाई देता है, ओके, सारे सुनाई देता है, वैसे चीज भी दिखाई देता है और शब्द भी सुनाई देता है। मैंने अपने हिंदी और उर्दू या उससे के अर्थ में लिया तो यहाँ पर पर्दा का मतलब डोर कर्टन, डोर हम अपने डोर पर या दरवाजा पर लटकाते हैं, उसे पर्दा बोलते हैं, पर्दा के पीछे बोलते हैं। यह एक परंपरा भी है, एक अंधविश्वास भी है, ओके। और उस जमाने में ये पर्दा लटकाना मर्यादा का सूचक है, इज्जत की बात है। बड़े बड़े लोग ही, अच्छे अच्छे खानदान के लोग ही अपने ड्यूरी पर या दरवाजा पर ये पर्दा लटकाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी थी। यदि कुछ पैसे रहे तो ये लोग क्या है, कपड़े खरीद सकते थे, कुछ रोटी खा सकते थे, लेकिन ये पर्दा खरीदने के लिए ही पैसा लगते हैं, ओके, इसे मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए पर्दा जो है यहाँ पर कुछ सांकेतिक अर्थ में भी प्रस्तुत करने के लिए कहानीकार ने कोशिश की थे कि डोर कर्टन ये मर्यादा की बात है, इज्जत की बात है, ओके। कुछ समाज के कुछ ही लोग पर्दा लटकाते थे,
आज की बात नहीं, उस जब जिस जमाने में जिस टाइम पर यह कहानी लिखी हुई थी उस टाइम की बात है। ओके, देखते हैं। ये चौधरी पीरबख्श एक गरीब मुंशी था। चौधरी पीरबख्श जो है एक गरीब मुंशी था। मुंशी का मतलब यहाँ पर एक गुमस्ता, तेलुगु में एक क्लर्क, हम मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं। माने यहाँ पर हिंदी में मुंशी का मतलब होता है एक क्लर्क, किसी दफ्तर में किसी ऑफिस में लेखन का कार्य जो करते हैं, गुमस्तागिरी या क्लर्क, सब लेखा जोखा करते हैं, इनको हम मुंशी बोलते हैं। ओके, वे अच्छे खानदान के, उनके दादा जो है एक दरोगा इंस्पेक्टर थे। ओके, वे हवेली में, हवेली का मतलब बहुत बड़ा बंगला जहां पर राज कार्य किया जाता था। ओके, उस पर रहा करते थे, लेकिन बाद में वे आर्थिक विपन्नता के कारण, कम पढ़ाई के कारण होता है। अपने पीरबख्श जो है बहुत, मैंने इसकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती। उनके जो उनसे बड़े जो 3 लोग भाई थे, वे पढ़े लिखे थे और वे रेलवे में भी उनकी नौकरी हो जाती, और मैंने बाकी 3 लोग नौकरी पाए थे, लेकिन ये नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ाई में आगे नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए उनको अपनी आर्थिक समस्या से, आर्थिक संघर्ष से अपना जीवन यापन करना पड़ा था। और 2 रुपये के किराए पर एक मकान में रहता था। मैंने यहाँ पर उनके लिए पक्का भवन भी नहीं है, पक्का मकान भी नहीं है, किराए पर मकान लेकर उस पर रहने लगे थे। ओके, देखिए, पक्का मकान होना या सब लोगों की सब लोग चाहते हैं, सब लोगों की इच्छा है, चाहे मध्यवर्गीय परिवार हो या निम्न वर्ग के हो या कोई भी, माने खाए ना खाए, पहने ना पहने, लेकिन अपने लिए खुद का घर बनाना हर एक व्यक्ति का ये होगा। इसलिए अपने माने भारतीय सरकार ने भी माने आवास योजना, आवास योजना भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ सबको सबके लिए मकान बनने की एक क्या है मौका देने लगा था। राइट, तो किराए पर रहने वाले थे। उसके बाद बस्ती में, केवल जिस बस्ती में वे रहते थे, कहाँ रहते थे या उसका भी वर्णन अपने एक किताब में दिया गया था। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। जैसे देखिए, मैं सुनाऊंगा, सुनाने के लिए मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। एक मिनट प्लीज। एक मिनट प्लीज। आप कल YouTube फिल्म यहाँ पर प्रस्तुत की थी ना, उसमें देखे थे ना, तो वहां पर मैंने उसका नेपथ्य में देखिए, कहा किस एक बस्ती में रहा करते थे, उसकी एक नाला है। ओके, वहां पर वर्कशॉप में काम करने वाला है। ओके, बगल में क्या है, आयरन इस्त्री प्रेस करने वाला भी दिखाई देते हैं अपने रमजानी धोबी, रमजानी धोबी। और वर्कशॉप में जहां पर जाकर वे बोलते थे, मैं क्या है आज बिरयानी बनने जा रहे हैं। ओके, और बिकनीरी मोची वहां पर भी कुछ दिखाई देता है। तो एक बस्ती में वे रहा करते थे। तो बस्ती के लोग, बस्ती के मतलब एक छोटा सा, मैं उस परिवेश को आपको आपके साथ लाने के लिए, समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। ओके, उस पर बस्ती का परिवेश जिस प्रकार वो रहता है, उसी का वर्णन आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ।
यहाँ पर वाचन करने के लिए सोच रहा था मैं, वैसे ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, उस पूरी बस्ती में चौधरी पीरबख्श ही पढ़े लिखे और सफेद पोश थे। वह भी पढ़े लिखे है, सफेद पोश। उन लोगों की मानसिकता है सफेद पोश माने चौकी पर बैठकर, माने ऑफिस में दफ्तर में जाके चेयर में बैठकर कुछ लिखने के काम करने वाला। क्योंकि उनके जिस बस्ती में वे रह रहे हैं सब लोग वहीं पर वर्कशॉप में काम करने वाला, नहीं तो कोई आयरन, ओके, धोबी बनकर वो आयरन करते हुए दिखाई देना, वर्कशॉप में मजदूर करना या जूते बनाने का काम करना, यही है। इन लोगों की तुलना में अपने पीर बख्श का काम जो है दफ्तर में काम करना या सफेद पोशी मतलब व्हाइट कॉलर जॉब, ये लोग समझने लगते हैं। वैसे भी ये उनके अच्छे खानदान के लोग यह भी जानते हैं, और उनके घर के एक क्या पर्दा भी लटका हुआ दिखाई देता है। इसलिए सिर्फ उनके ही घर ड्योढ़ी पर पर्दा था, केवल उनके दरवाजा पर ही ये लटकते हुए दिखाई देते हैं। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। सब लोग देखे, क्योंकि इनके पास एक कौड़ी बोलते हैं, ओके, एक पैसा भी नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार से, उन्हें जो प्रेस्टेज, प्रतिष्ठा वो दिखाना चाहते हैं, प्रेस्टेज पूर्वक वे रहना चाहते थे, उसी के कारण सब लोग, उस बस्ती के लोग जो है इसे चौधरी जी बोलते हैं और मुंशी कहकर सलाम करते हैं। जो पेशे से तो मुंशी है, इसलिए जो लोग माने पैसे वसूल करने का काम किया करते थे उसे चौधरी बोलते, और टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं टैक्स चौधरी, ओके। 1/4 कलेक्ट करने वालों को 1/4 को चौधरी बोलते हैं। उनके घर की औरतों की कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। वे घर में ही, उनके घर में ही, उनकी माँ घर में के अंदर ही रहती है, उनकी बीवी भी घर के अंदर रहती है, और उनके बाल बच्चे भी घर में ही रहते थे। गली में आकर पानी नाला के पास पानी ले जाना या तरकारी खरीदना या किराने शॉप पर आके कुछ सामान लेना, ये किसी ने देखा नहीं। सभी काम यही करते थे, ओके। नौकरी में केवल 12 रुपये मासिक वेतन मिलते थे। वे एक मिल पर काम करने वाले थे, एक मिल के दफ्तर में काम करने वाले थे। उन्हें महीने में ओनली 12 रुपीज ये सैलरी के रूप में पाया करते थे। उनके सारी 5 संतान हैं और एक माँ है और एक बीवी है, एक बीवी, एक माँ और 5 संतान, 7, और उनसे मिलकर पूरे 8 लोग उस मकान में रहने वाले थे। नौकरी से आमदनी कम, इसलिए परिवार के लोगों को पेट पर खाना, शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। 12 रुपये महीने में मिलती थी तनख्वाह, और घर में कमाई करने वाले, काम करने वाला और कोई नहीं है इनके अलावा, लेकिन संख्या ज्यादा है, 8 लोग हैं, ओके। इसलिए यहाँ पर आमदनी कम है और परिवार लोगों को पेट भर खाना नहीं दे पाता है, और इतना तक कि उसे ढकने के लिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। इसलिए पर्दे के पीछे रहने वालों के शरीरों पर केवल चेतड़े ही रहते थे। చీతడే মানে తెలుగులో చింపిరి బట్టలు, చిరిగిపోయినటువంటి వస్త్రాలు ధరించి ఉండటం మీరు నిన్న
उस फिल्म में भी देखा होगा, उनके लड़का को और लड़कियों को उन लोगों ने भी मैंने चित्रों से अपने शरीर को ढकने के लिए कोशिश किया था। मैंने देखने से मालूम होता है कि कपड़े कुछ पहने हुए थे, लेकिन वे पूरे फटे हुए चित्रे जैसा दिखाई देते हैं। ओके। और मैंने ये अपना भारतीय समाज में और राजनीतिक लोगों ने भी, इंदिरा गांधी वैसे नेता लोग भी एक नारा दिए थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और अपने संविधान से हमें मिला हुआ एक हक भी वैसा है, ये प्राथमिक है। ओके। क्या है? रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटी। रोटी, मकान और कपड़ा, ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक हक कहा गया था। लेकिन यहाँ पर ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इन तीन चीजों से वंचित रहने वाले बहुत सारे लोग हमारे समाज में आज भी दिखाई देते हैं। ना खाने के लिए कुछ मिलता है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना रहने के लिए मकान है। फुटपाथ में रहने वाले ज्यादा लोग हैं, जो मिले उसे चित्रों से को पहनने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो पासे रोटी वगैरह कुछ वेस्टेड को मैंने खाने के लिए इधर उधर घूमने वाले वैसे बहुत सारे लोग आज भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों की, इसलिए यदि वो लोग बाहर आए तो उनके घर वाले, उनकी माँ, बीवी और बच्चे, लड़कियां, जवान लड़कियां यदि बाहर आए तो वे आके कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने चौधरी पीर बख्श जो है, वे झूठा प्रतिष्ठा से रहने की आदत बंद आदत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके। ये प्रतिष्ठा, क्योंकि हम अपने पूर्वज, अपने दादा परदादा लोग वैसे रहे थे, तो हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। उनके पास धन था, दौलत था, वे नौकरी किया करते थे। ओके। उसके पास पैसे थे, संपत्ति थे, इसलिए वो रह पाए थे। लेकिन आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर नाम से क्या चलाएगा? कुछ नहीं होगा। ओके। इसलिए यहाँ पर वे बाहर नहीं आ पाते, पर्दा के पीछे ही, तो चार दीवारों के अंदर रहते हुए पर्दा के पीछे रहते थे। पैसों की जरूरत अधिक होने के कारण सूदखोर बाबर अली, यहाँ पर बाबर अली में भी यहाँ पर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, बाबर अली का से अली खान से ब्याज पर उधार लेता है, ऋण लेता है। पैसों की बहुत जरूरत होती है, ज्यादा कि खाने के लिए, खाने की इंतजाम करना, बस उसी के लिए तड़पते रहते हैं, उसी के लिए प्रयास किया जाता है हरदम, वही संघर्ष है उसके लिए। ओके। बच्चे को दूध तक नहीं पिला पाता है। ओके। इसलिए बाबर अली खां के बारे में सब लोग जानते हैं, वे खाल तक निकाल कर ले जाने में भी वे संकोच प्रकट नहीं करते हैं। ओके। जैसे देने में कैसे उधार देने में जैसे वो सहृदयता दिखाते हैं, वैसे वसूल करने में भी वैसी ढंग का यहाँ पर निकलते हैं, वैसे ही निकलते हैं। सो डरते डरते ही उन्हें मालूम है अपने पीर बख्श को, उनके पास आमदनी बहुत कम है, घर में एक ही आदमी है कमाने वाला, और वो पैसे खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े के लिए ही बस नहीं होते, किराए देने के लिए भी, फिर भी वे पैसे उधार में लेते, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी कुछ खाने के लिए। बस जिंदा रहे तो कैसे भी हम ऋण चुका सकते हैं, यही मानकर पैसे लेते हैं, लेकिन ये लिए पैसे जो है वे वापस नहीं कर पाते हैं। चौधरी पीरबख्श किस्तों में चुकाना वादा करता है, जितने पैसे वे लेते हैं उन सारी पैसों को वे किस्तों में चुकाने के लिए, इंस्टॉलमेंट में महीने में इतना चुकाने के लिए वादा करते हैं, लेकिन वे वादा नहीं निभा पाता है।
खान बार बार पैसे मांगते हैं और घर आकर गालियां देता है। जिन्होंने माने एक 8 महीने के लिए पैसे लेते, 8 महीने में पूरा वापस करने के लिए, लेकिन 8 महीने में नहीं कर पाता है। उसके बाद भी वो पैसे और ब्याज भी वापस नहीं कर पाता है। इसलिए पैसे दिए अपने ऋणदाता जो है पंजाबी खान बाबा अली का जो है बार बार उनके घर आते हैं, उनके माँ के साथ एक बातचीत करते हैं और चौधरी पीर बख्श के बारे में इंक्वायरी करता है। माँ बोलती है सही साहब, हम झूठ बोलते नहीं, हम अच्छे खानदान के लोग हैं, कसम से बोल रही हूँ, अपने चौधरी पीर बख्श घर के अंदर नहीं है, वो पैसे की इंतजाम के लिए बाहर गए थे। यह कहकर बार बार इसे बेच देते हैं। लेकिन दिन माने रोज इनकी बात को नहीं मान पाएंगे ना जो पैसे देते हैं। ओके, तो एक दिन उसे सामना करना पड़ता है। तो ही हमारी कहानी है। इसलिए वे गाली भी देते हैं, जहां तक कि जो पैसे दिए थे, ऋण देते थे, ओके, वे गाली भी, क्योंकि जब जब वे खान आते थे पैसे मांगने के लिए, वे दिखाई भी नहीं देते, इसलिए गाली भी दिया करते थे, डांट खाना भी पड़ता था चौधरी पीर बख्श को। किश्ती के बदले पर्दा ले जाने के लिए खान तैयार हो जाता है। एक दिन आते हैं, चिल्लाते रहते हैं बाहर खड़े होकर, देखा होगा आपने, चौधरी पीर बख्श नाम से उसे पुकारते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आके उनके सामने हाथ जोड़कर नीचे जमीन पर वैसे ही बैठते हुए दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ऐसे गंभीरता पूर्व माने डर जाते हैं, क्योंकि वे बहुत गुस्से में थे। अपने बाबर अली जो है बहुत गुस्से में थे, वे जानते हैं। तो आके हाथ जोड़कर उसे और टाइम मांगते हैं पैसे चुकाने। वे कभी नहीं कहते कि पैसे मैं नहीं दूंगा, ये बड़ी बात है, पैसे नहीं दूंगा ये नहीं कहते हैं। कुछ समय दीजिए मुझे, मैं पूरे पैसे आपको वापस करूंगा। लेकिन ये ब्याज में देने वाले वे इतना टाइम तक नहीं रुक पाएंगे। जो समय दिया गया था उसी समय में यदि वापस नहीं किया तो घर के अंदर जो चीज रहते हैं, जो सामान रहते हैं, सामान ले जाने की आदत थी। ओके, उनके घर के जो सामान रहते हैं, सामान को ले जाया करते थे। तो यहाँ पर अपने बाबर अली सोचते थे और उनसे बोलते थे, यदि उनको भी मालूम है यदि आपके पास ये कौड़ी भी नहीं है तो घर पर ये पर्दा क्यों लटका है, घर पे पर्दा क्यों लटका है। वैसे जब वे इससे पहले 2-3 बार आए थे, वाकफ किया, तो यहाँ पर ये वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर जो है ये कहते थे कि चौधरी साहब अभी इधर से गए थे, क्योंकि आज उनके घर में बिरयानी बनने वाली है। तो ये सब सुनते हुए यहाँ पर खान क्या समझते थे, उनके पास पैसे है, अपने चौधरी के पास पैसे है, वे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, वे घर में बिरयानी बना रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और दरवाजा के बाहर पर्दा लटका हुआ है। ओके, उसके पास माने वे झूठ बोल रहे हैं, यही समझकर वे अपने पर्दा को खींचने के बात करते हैं, क्योंकि पर्दा वहां पर सबके लिए इज्जत की बात है, कुल की मर्यादा है। ओके, घर की मर्यादा है। ओके, यदि उस माने मर्यादा चीज को, जैसे आप लोगों को क्या है, एक महाभारत यदि देखेंगे और वैसे ही यहाँ पर रामायण कहानी या इतिहास पुराण पर यदि आप दृष्टि रखेंगे तो वहां पर क्या है, रामायण में क्या है, सीता, शूर्पणखा, ओके, रावण की बहन शूर्पणखा, शूर्पणखा को यहाँ पर माने उनके शब्दों में अपमानित किया गया था। उस अपमान के बदले प्रति अपमान करना चाहते थे अपने रावण, इसलिए सीता देवी को अपहरण करके ले जाता है। ये क्या है, अपहरण करना है, इज्जत की बात है राम के लिए और रघुवंश के लिए।
तो इसलिए इस इज्जत को सह नहीं पाते, तो माने प्रतिष्ठा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो उस अपमान को झेलते हुए श्री राम वहां पर युद्ध करना पड़ता है। ओके, इंसल्ट करना, इंसल्ट, मेरी बहन की इंसल्ट किए थे तो मैं आपकी बीवी को यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। इंसल्ट माने क्या होता है, यही दिखाना चाहते थे अपने रावण। लेकिन कहानी वहां पर विस्तार से उसके पास धार्मिक ये सब उसी ओर चलती है। वैसे महाभारत की ओर आएंगे तो महाभारत में जो यहाँ पर जुआ खेला गया था और जुआ में द्रौपदी को भी रखा जाता है। तो जब वे लोग हार जाते थे, पांडव लोगों ने, धर्मराज या युधिष्ठिर उस जुआ को हार जाते थे, वहां पर द्रौपदी को सभा में लाके उसे वस्त्र खींचकर उसे अपमान किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ चीज है जो अपने प्रतिष्ठा के रूप में स्वीकार किया गया था। जैसे पर्दा, माने जब हम सही सही जो हमें जो चाहिए वो वसूल नहीं कर पाते तो लोग क्या करते हैं, अपमान करके चले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके उन वैसी शायद उनकी मानसिकता में जो ये कम नहीं होता है, वो शांत नहीं हो पाए। जब सामने वाला को अपमान किया करने के बाद ही उनका मन शांत हो जाता है। यहाँ पर भी बाबर अली भी कई बार ये निवेदन करते हैं, चौधरी पीर बख्श भी विनती करते हैं। वैसे ही बाबर अली का भी बहुत बार आए थे पैसे वसूल करने के लिए। चौधरी उनसे इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। चौधरी के पास ऋण चुकाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं, इसलिए वे चुपके दूर रहते हैं। लेकिन यथार्थ वास्तविक स्थिति के बारे में बाबर के पास जानकारी नहीं है। उनकी माँ भी, चौधरी की माँ भी मैंने वास्तविक स्थिति को नहीं बताती है, बल्कि सही बोलते, मैंने पैसों की इंतजाम के लिए पीर बख्श ने बाहर गए थे, ये तो सही बोलते हैं। लेकिन ये मैंने जब बाबर अली उनके पास आए थे पैसे वसूल करने के लिए, तब चौधरी नहीं मिलने के कारण, और जब ये सामने आते हैं तभी भी पैसे नहीं दे पाने का समाचार सुनते ही उस घर पर जो पर्दा लटका हुआ है उसे खींच कर ले जाने के लिए सोचता है। उसकी खाल की, तुम्हारी खाल की से भी ये पर्दा अच्छा है, तुम्हारी खाल से जूता भी नहीं बन पाएगा, लेकिन यह पर्दा जो है ये बहुत काम में आएगा। और ये पर्दा जो है आपकी, हमें समझना चाहिए आपकी ये इज्जत की बात है। एक बार इज्जत चले जाए, मर्यादा चली जाए तो दोबारा इस प्रकार का काम नहीं कर पाएगा। किस प्रकार का काम? पैसे उधार लेने का। जब हम नहीं चुका पाएंगे, जब पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, तब यह ऋण लेना अच्छी बात नहीं है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। आगे थोड़ी सी बात है, लेकिन वह पर्दा ही घर की इज्जत की रक्षा करने वाला है। पर्दा के पीछे क्या है? सिनेमा में आप देखा होगा, पर्दा के पीछे घर माने 4 दीवार है, बस दीवार में पानी बरसने वाले भी है। और एक बार चोर भी उस घर में घुसने के लिए कोशिश करता है। उस बस्ती में वही एक घर है जिसके डोरी पर पर्दा लटकी हुई दिखाई देता है, इसलिए चोर भी आते हैं, देखते हैं घर में एक भी चीज उनके लिए माने ले जाने के लिए नहीं दिखाई देता है। ओके, तो घर के अंदर ही वे लोग रहते हैं, घर के अंदर ही वे बिना कपड़े या पड़े हुए या चितड़ों से अपने शरीर को ढके हुए लोग दिखाई देते हैं। वैसे तो यह एकदम एक बार खींचने के बाद उनके अपमानित होकर दिखाई देते हैं, इधर उधर भागते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। जब यह मालूम होता है बस वैसे ही रह जाते हैं।
तो अपने यहाँ पर पीर बख्श के शब्दों में, अपने माँ, उनकी माँ के शब्दों में और कहानीकारों के शब्दों में भी, और वैसे पंजाब के वो ऋणदाता बबर के शब्दों में भी, ये पर्दा जो है उनकी घर की इज्जत या रक्षा करने वाला है। तो पीर बख्श पर्दे को ना ले जाने के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि पीर बख्श जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, यही पर्दा है उनकी मर्यादा को बनाए रखती है, यही पर्दा है उनकी इज्जत को बनाए रखती है, यही पर्दा है उसे माने कुछ रक्षा के रूप में, क्योंकि घर में इसकी जो फॉल्स प्रेस्टेज को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। जब यह पर्दा ही निकाल दिया जाता है, खींच के लेते हैं, खींच कर ले जाते हैं, तभी यह मालूम होता है कि इज्जत भी चली जाती है। फिर यस, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं बबर से, लेकिन कान गुस्से में आकर पर्दे को खींच लेता है, तो घर की दयनीय स्थिति दिखाई देती है। आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा, वे विनती करते हुए हाथ जोड़कर, नीचे बैठकर हाथ जोड़कर वे विनती करते हैं, लेकिन गुस्से में आके ये बबर ने उस घर पर लटका हुआ इस पर्दा को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं और वैसे ही एकदम उसे खींच लेता है, एकदम खींच लेते हैं, और खींचने के बाद मालूम होता है, ये कौन कौन देखते हैं इस चित्र को, या मोची भी देखते हैं और रमजानी धोबी भी देखते हैं, मजदूर भी देखते हैं, और खासकर बबर अली के आंखों के सामने भी ये यथार्थ घटना या वास्तविक स्थिति एकदम मालूम हो जाता है, उनके सामने आ जाता है। इसलिए वे भी बिना कुछ कहे वहां से उस पर्दे को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, वहीं पर छोड़ के। ओके, पैसों के माने ऋण चुकाने के वास्ते वो पर्दा वहां से नहीं ले जाते हैं। तो एकदम दयनीय स्थिति को देखते हुए, मालूम करके, समझ कर वे वहां से वैसे चले जाते हैं। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए घर में इधर उधर भागते हैं सब लोग। घर के अंदर जब वे खींचते हैं, बबर अली घर पर लटका हुआ पर्दा को खींचते हैं, वो नीचे गिर जाता है। सुनते ही देखते ही घर के अंदर रहने वाले उनकी चौधरी की बीवी, माँ और बच्चे, लड़कियां इधर उधर अपने लज्जित होकर भागते हैं, लेकिन कहाँ तक जा पाएंगे, तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं। चौधरी पीर बख्श बेहोश होकर गिर जाता है। आज तक उन्होंने जिस इज्जत की के लिए रहे थे, जिस मर्यादा के लिए वे रहा करते थे, जिस खानदान की बात किया करते थे, आज उस खानदान की बातें, इज्जत सबके सामने खुल जाता है। माने सब लोग जानते हैं वे अच्छे खानदान के, लेकिन आज वह संपत्ति उनके पास नहीं है। इसलिए चौधरी पीर बख्श बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। होश आने के बाद समझता है कि अब पर्दा लटकाने की जरूरत नहीं है। माने सब लोग माने यहाँ पर अपमानित करके बबर अली चले जाते हैं, खींचकर वहीं पर नीचे गिराता है, तो वहां के सामने ये मोची भी रहता है, मजदूर भी रहता है, धोबी भी रहते हैं। ये सब लोग उस वास्तविक स्थिति को देखते हैं। तो जब हम हमारे बारे में सबको जो मालूम होता है, तो तब फिर ये ओढ़ने की क्या जरूरत है, फिर से पर्दा लटकाने की क्या जरूरत है। जब हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए साफ कपड़े भी नहीं है, तो पर्दा की क्या कमी है, सॉरी क्या जरूरत है। ओके, जब मैंने अभी तक वो बैलेंस नहीं कर पाता, उसके बाद अब तक वो बैलेंस करते हुए अपनी आवेग को, अपनी स्थिति को, दयनीय स्थिति को और गरीबी को, ये कुछ ऐसे बैलेंस करते हुए आए थे। किसकी सहायता से? पर्दा की सहायता से। लेकिन अभी बैलेंस करने की नहीं है, अभी कोई मैंने दिखावट, कुछ गंभीरता पूर्वक रहने की कोई जरूरत नहीं
समझता है। इसलिए क्योंकि घर की इज्जत चली गई है। जब पर्दा खींच गया अपने अली के द्वारा, सारी इज्जत जो है, मर्यादा जो है चली जाती है, तो फिर से इसे लटकाने की जरूरत नहीं समझता है। यही फॉल्स प्रेस्टेज है, यही झूठा प्रतिष्ठा है। माने ये आर्थिक विपन्नता के कारण, आर्थिक दुर्दशा के कारण यहाँ पर चौधरी पीरबख्श जो है अपने परिवार को आगे नहीं ले सकता है, ना खाने के लिए दे सकता है, ना पहनने के लिए कुछ कपड़े दे सकता है। लेकिन यह बात माने ज्यादा समय तक यह छुपी नहीं जा सकती बात, अंत में तो खुल जाता है। तो इस कहानी में मध्यवर्गीय लोगों की मिथ्याभिमान, इसको बोलते हैं मिथ्याभिमान या फॉल्स प्रेस्टेज या झूठा प्रतिष्ठा, ओके, ये एकदम खुल जाता है और उससे जुड़ी विवशता, दयनीय स्थिति की जानकारी होती है। माने ये लोग किस लिए इस फॉल्स प्रेस्टेज में रहते हैं, झूठा प्रतिष्ठा में रहते हैं? इसका कारण क्या है? माने लोगों के सामने, माने ये वास्तविकता को स्वीकार करने में साहस नहीं है उनके मन में, वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने में इसमें साहस नहीं है, धैर्य नहीं है। यदि जब हम वास्तव स्थिति को, यथार्थ स्थिति को, अपनी दुर्दशा के बारे में जानते हैं, तब उस दुर्दशा से को मैंने इम्प्रूव करने के लिए, दुर्दशा से क्या कुछ कमाने के लिए, उस दुर्दशा से ऊपर उठने के लिए कोशिश करते हैं। जब ये ऊपर उठने का कोशिश नहीं होता है तो यह पूरा क्या है, मिथ्याभिमान या फॉल्स प्रेस्टेज में रहना पड़ता है। ये कभी भी, माने ये कभी भी फूट सकता है, ये पानी की बुदबुद जैसा है, एक क्षण में कभी भी भंग हो सकता है। अपमान को सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस कहानी में वही हुआ था, यह फॉल्स प्रेस्टेज की वजह से हुई है। यदि वो मान लेते हैं, यदि घर वालों को भी काम करने के लिए वे भिजवाते हैं, कुछ कमा कर लाने के लिए, कुछ अपने, माने सभी जानते हैं भले ही वे अच्छे खानदान का क्यों ना हो, लेकिन अब वो खानदान नहीं है, वो संपत्ति नहीं है, वो मकान या हवेली नहीं है। इस वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने का साहस अपने पीरबख्श में नहीं है, तो साहस नहीं है उसके मन में, तो इसलिए उसे अपमान को झेलना पड़ा था। जब वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता उसमें रहा होता तो अपमान की बात उनके सामने नहीं आती। ये खान यदि यदि वास्तविक स्थिति के बारे में बताया होता तो भी ये बाबर अली पैसा दिया करता था शायद, तब इस पर्दा को मैंने खींच कर ले जाने का साहस भी वो नहीं कर पाते थे। ओके मित्रों, इसके साथ साथ यहाँ पर कहानी का सारांश मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया था। आप लोग और एक बार पार्ट 1 में जाके उस दृश्य को, उस सिनेमा को देखने के लिए कोशिश कीजिए। आप अपने शब्दों में इसका सारांश लिखने के लिए, बनाने के लिए कोशिश कीजिए। माने दृश्य को देखने से आपको, माने एक दृश्य को देखकर आप कुछ लिखने के लिए कोशिश करेंगे तो यह इसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को, माने वैसे पेरिफेरल में आपको समझाने के लिए कोशिश किया था अपने शब्दों में। आप चित्र को देखिए, बनाइए और कहानी को भी पढ़िए। बहुत छोटी कहानी है, 4 पन्नों वाला। तो यदि आप टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी में जाकर भी टेक्स्ट बुक लेके वहां से कथा सिंधु खोलकर या कहानी पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ मैं इस पार्ट 2 को समाप्त करता हूँ। ओके, इसके साथ मैं इस पाठ का समाप्त करता हूँ।
फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।